गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं जल्दी जल्दी एक बार कंफर्म करते जाएं कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं एक बार जल्दी जल्दी से क्लियर करते जाएं कि आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है। लास्ट क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किया था उससे रिलेटेड अगर मैं कुछ क्वेश्चंस करूं आपसे तो आप आंसर मुझे लगता है दे सकते हैं। अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रेज किए जाएं तो अगर हम टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात करें तो बेटा कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं? कौन कौन से? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर हम बात करें हमारा कस्टम लॉज इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आएगा या डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आएगा? कस्टम लॉज डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आएगा या इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आएगा? इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आएगा। कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो, ठीक है? सारे बच्चे, मैं 2 बार पूछूं तो 2 बार आंसर कर दिया करो, क्या दिक्कत है? दूसरा, मैंने आपसे बोला था कि अगर हम इनकम टैक्स को लगाने की पावर की बात करते हैं, गवर्नमेंट को जो पावर मिला वो कौन सी वाली लिस्ट से मिला? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इनकम पर टैक्स लगाने की पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मिली है वो कौन सी लिस्ट से मिली है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट से मिली है। मुद्दे वाली बात यह है कि यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर कौन सी थी? एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82। जीएसटी लगाने की पावर सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिली। कौन से वाले आर्टिकल में मिली? आर्टिकल 246A। आर्टिकल नंबर 246A। जीएसटी अगर लगाया जाता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस पर, जीएसटी अगर लगाया जाता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पर तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट नंबर 1 एंड कंपोनेंट नंबर 2। कौन कौन से 2 कंपोनेंट? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर यूनियन टेरिटोरी का केस होता है तो एसजीएसटी को रिप्लेस करके कर देते हैं यूटीजीएसटी। इसके साथ साथ बच्चों मैंने बात किया अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो सिर्फ लगेगा आईजीएसटी। आईजीएसटी का बंटवारा होगा 2 पार्ट में। एक पार्ट जाएगा 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो 50% जाएगा उस स्टेट गवर्नमेंट के पास जहां पर गुड्स पहुंच रहा है। जहां से चल के जा रहा है उस गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो डेस्टिनेशन स्टेट को 50% जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा। तो क्योंकि हम बात करते हैं कि जब जब हम बात करते हैं जीएसटी की तो 50% स्टेट को जाता है, तो अगर आईजीएसटी का केस है तो फिर डेस्टिनेशन स्टेट को बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद टैक्स लिया गया था लैटिन वर्ड टैक्सो। और टैक्सो का मीनिंग क्या होता है? टैक्सो का मीनिंग होता है एस्टिमेट करना। टैक्सो का मीनिंग रहेगा एस्टिमेशन रहेगा। इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा था मैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा था। कुछ सर्टेन से कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं क्या टैक्सेस के? टैक्सेस के कुछ सर्टेन से कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हो बच्चे? हाँ, आप बता रहे हैं बेटा, बताइए टैक्सेस के। हाँ, टैक्सेस के सर्टेन से कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक आध बेनिफिट बेटा आप बताएंगे? ओके, आप देखो यहाँ यहाँ पर बच्चों ने धड़ाधड़ लिखना चालू कर दिया है कि सर नॉट कॉस्ट बेनिफिट यूज्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर कंपलसरी या कॉन्ट्रीब्यूशन है। इधर से भी बच्चे कॉन्टिन्यूस नोट डाउन करे जा रहे हैं, यूज्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर। चलो बेटा, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं आप रिवाइज कर रहे हैं, इससे इंडिकेशन मिल रहा है, और ऐसे ही रिवाइज करते रहे तो एग्जामिनेशन का एक एक क्वेश्चन हम बहुत बेहतर तरीके से कवर अप कर पाएंगे। तो लास्ट क्लासेस में मैंने कुछ एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस करे थे, उन सारे एस्पेक्ट्स का आपने मेरे को आंसर दिया, और मेरे को सामने स्क्रीन पर जो बच्चों ने आंसर दिए सुन करके, देख करके बहुत अच्छा लगा, और सामने से क्लासरूम में से सुन करके आंसर को भी अच्छा लगा कि आप एटलीस्ट आपको जो कवर अप कराया जा रहा है वो आप प्रॉपरली आंसर कर रहे हैं। चलिए अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट एस्पेक्ट,
अगली पिछली क्लास में मैंने लास्ट टाइम पर आपको जो टॉपिक कवर कराया था वो था हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन। लास्ट क्लास में जब हमने कवर अप किया था तो हम बात कर रहे थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन की। लास्ट क्लास का टॉपिक चल रहा था हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन, और आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7। आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7, और अगला हेड जो है हमारा ऑल टुगेदर डिफरेंट रहेगा लेकिन सिमिलर सा लगेगा, और दोनों के बीच में मैं डिफरेंस भी क्रिएट करवाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि दोनों ही हेड एक जैसे लगते जरूर हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। मैंने इधर वर्ड यूज किया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन का क्या करेक्टरिस्टिक्स रहेगा, और आगे मैं बात कर रहा हूं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टैक्सेशन सिस्टम। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम। चलिए बेटा, पॉइंट नंबर 7। अब हम यहां पॉइंट नंबर 7 में टैक्सेशन सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। ओके, कि एक टैक्सेशन सिस्टम अगर बनाया जा रहा है, किसी कंट्री में बनाया जा रहा है या कहीं पर भी इंपोज किया जा रहा है, तो उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। कब बोला जाएगा कि वो गुड टैक्सेशन सिस्टम है और कब बोला जाएगा कि वो अच्छा टैक्सेशन सिस्टम नहीं है। तो जनरली हम बात करेंगे, पहले नोट डाउन कर लेते हैं। टैक्सेशन सिस्टम, characteristics of good taxation system. Point number first, concept of equity. Should be based upon ability to pay. Certainty. You should know your tax liability. You should know your tax liability. तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम की बात कर रहा था। पहला पॉइंट कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, सर्टेनिटी। यहां तक नोट हो गया बेटा? जल्दी से टाइप कर दें, यहां तक नोट हो गया आपका? चलिए, तो अगले एस्पेक्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट एस्पेक्ट पर चलते हैं। सर्टेनिटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, जैसे ही मैं बोलता हूं कि नोट हो चुका है, पेज खत्म होने वाला है, अगर बाई चांस किसी बच्चे का लाइव क्लास में नोट नहीं हुआ है, घर पर नोट नहीं हुआ है, तो वहां पर मेंशन कर दिया करें, सर पेज टर्न कर दो, मैं दिखा दूंगा। ऐसा ना हो कि आपको कुछ कंसेप्ट छूट जाए। और छोटा मोटा अगर कुछ रहता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ उस दौरान आपने पेन चला के नोट कर लिया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, ऐसा कर सकते हैं घर पर। थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको, क्योंकि अभी अभी क्लासेस आपकी स्टार्ट हुई हैं, 1-2 दिन में आपको हैबिट बन जाएगी, फिर उस हैबिट के अकॉर्डिंगली आप प्रॉपरली नोट कर लिया करोगे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा बच्चों इकोनॉमी। शुरुआत में एडजस्टमेंट का एक बार आइडिया लग जाता है किस तरीके से आपने एडजस्टमेंट करना है। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, शुड बी वेरी लो। इकोनॉमी, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन शुड बी वेरी लो। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बच्चों, नॉट डिस्करेज वर्क और इन्वेस्टमेंट। नॉट डिस्करेज वर्क और इन्वेस्टमेंट।
अगला पॉइंट रीडिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट रहेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। अमाउंट कलेक्टेड should be used to welfare of society। redistribution, amount collected should be used to welfare of society। हाँ बेटा मैं सारा बताऊंगा, इक्विटी वगैरह सबका मतलब बताऊंगा, अभी बस एक बार इसके सारे पॉइंट नोट करा दूं। इजी टू कलेक्ट टैक्स, इजी टू कलेक्ट टैक्स। आपका स्क्रीन पर एक डाउट आ रहा है, उसको मैं लेके चलूंगा, सारे डाउट्स लेके चलूंगा, उसके बावजूद एक्सप्लेन करने के बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो उसे भी आप पूछ सकते हो। फ्लेक्सिबल, that means impose according to economic condition। और लास्ट में एटसेट्रा, क्योंकि अच्छी करेक्टरिस्टिक्स की कोई लिमिट नहीं होती। ये कुछ सर्टेन से पॉइंट हमने यहाँ पर नोट कर रखे हैं कि गुड, अगर हम गुड टैक्सेशन सिस्टम की बात करें तो कौन कौन से पॉइंट हमको कंसीडर करके चलने हैं, वो सारे पॉइंट हमने यहाँ पर कुछ नोट किए और बाद में लगा दिया एटसेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि आपकी स्टडी ने सजेस्ट कर रखे हैं उसी तरीके से मैं प्लान करके चलता हूँ कि आपका अगर एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है तो इन सर्टेन से पॉइंट से बन सकता है। वहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम और नॉट। या तो नोट करके पूछा जा सकता है तो आप बताओगे कि ये नहीं है, या फिर ये बोला जा सकता है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो गुड टैक्सेशन सिस्टम का है। अब इनको फील कर लेते हैं। यहां तक तो मैंने नोट करा दिया सिर्फ आपको। अब जब भी ये पॉइंट आएगा तो उसका मीनिंग क्या है। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विटी। जब मैंने आपको पहली क्लास से स्टार्ट कराई थी तो मैंने आपसे पहली क्लास में बोला था कि बेटा आज तो हम पढ़ने लिखने की कोई बात ही नहीं करेंगे, आज सिर्फ एक टैक्स लॉज बनाते हैं, आज टैक्स कैसे बनता है उन सारे मुद्दों पर बात करते हैं। जब मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखा था कि बेटा एक काम करते हैं, सब पर ना एक जैसा टैक्स लगा देते हैं, जो 10,000 रुपये कमा रहा है उस पर भी उतना ही टैक्स लगा देते हैं, जो 1 लाख रुपए कमा रहा है उस पर भी उतना ही टैक्स लगा देते हैं, जो 5 लाख कमा रहा है उस पर भी उतना ही टैक्स लगा देते हैं, और जो 5 करोड़ कमा रहा है उस पर भी उतना ही टैक्स लगाते हैं। अब सबने कहीं ना कहीं विरोध किया था इस बात का कि सर आप ऐसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये जो सही प्रोविजन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमको ही अच्छा नहीं लग रहा। जो कम कमा रहा है उस पर ज़्यादा टैक्स क्यों? जो कम कमा रहा है अगर उसकी इनकम पर टैक्स लगाना है तो थोड़ा सा क्या करो, कम ही लगाओ, ज़्यादा थोड़ी ना लगा सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि जब एक टैक्सेशन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें कंसेप्ट ऑफ इक्विटी होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड होना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ इक्विटी का मतलब है कि शुड बी बेस्ड अपॉन एबिलिटी टू पे, कि जो जितना पे करने में सक्षम है, जिसका जितना एबिलिटी है पेमेंट करने का, उस पर उतना ज्यादा ही टैक्स लगाना चाहिए। जिसके इनकम से ज्यादा है उस पर थोड़ा सा ज्यादा टैक्स लगा दो, जिसके इनकम कम है तो उस पर कम टैक्स लगा दो। तो जो जिसकी जितनी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंगली वो टैक्स पे कर सकता है। अदरवाइज होगा क्या कि सोशल वेलफेयर के लिए आप अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन आप बहुत सारी पब्लिक के साथ में इनजस्टिस कर सकते हैं। भाई जिसने 1 लाख रुपए कमाए उस पर 2 लाख रुपए का टैक्स लगा दिया तो होगा क्या, वो बेचारा लोन लेने जाएगा बैंक में, ये बोलेगा कि लोन चाहिए, किस लिए चाहिए, कि इनकम टैक्स भरने। बैंक वाले भी सरप्राइज हो जाएंगे कि ये इनकम टैक्स भरने के लिए लोन ले रहा है तो ये वापस कैसे करेगा, ये तो पैसा डूबना ही डूबना है। यानी उस पर्सन का तो इस इंडिया की धरती पर जन्म लेना ही बेकार हो जाएगा। तो हमने बोला कंसेप्ट ऑफ इक्विटी लेकर के चलेंगे, जिसका जिस टाइप का कैपेसिटी उस पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। आई थिंक आपका बेटा डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर ये इक्विटी का मतलब क्या है। दैट मीन्स हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट रहेगा सर्टेनिटी। सर्टेनिटी बहुत जरूरी है जब हम किसी टैक्सेशन सिस्टम की बात करते हैं। अगर कुछ अनसर्टेन है तो फिर शायद ही कोई पर्सन बिजनेस कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो आपने बिजनेस किया और बिजनेस करने के बाद 1 लाख रुपए कमाए,
और आपको पहले से मालूम है कि मेरा 10% टैक्स जाना है, तो आपको मालूम होगा ना कि 10% टैक्स जाना है, 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये टैक्स जाना है। मैं एक इमेजनरी फिगर लेके चल रहा हूं, बाद में ये मत कहना कि 2.5 लाख रुपए तक तो सर एग्जेम्प्टेड रहता है, टैक्स फ्री रहता है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल सा दे रहा हूं कि अगर आप कोई किसी को मालूम है कि 1 लाख रुपए कमाऊंगा, अगर उसमें 10% मेरे को टैक्स देना है, तो मैं कितना टैक्स देने वाला हूं, 10,000 रुपये टैक्स देने वाला हूं। ये मेरे को पहले से मालूम रहेगा। लेकिन टैक्सेशन का कुछ क्या सिस्टम है कि आपको मालूम नहीं होता, आपके पास अचानक से नोटिस प्रकट होता है, लॉटरी की तरह कहीं ना कहीं आपका टैक्स अमाउंट डिक्लेयर होता है। आप इनकम टैक्स की साइट पर जैसे रिटर्न फाइल करते हो कि 1 लाख की इनकम, अचानक से उधर से एक पॉपअप जनरेट होता है कि टैक्स पे करना पड़ेगा 1,10,000। बात समझ रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आपने शो कर रहे हैं 1 करोड़ की इनकम, अचानक से वहां पॉपअप एक अपीयर होता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू डू नॉट नीड टू पे एनी टैक्सेस। अगर ऐसा होगा, मतलब मालूम ही नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो कितना टैक्स पे करना है। कभी हो सकता है बहुत ज्यादा टैक्स आपसे रिकवर कर लें, और कभी हो सकता है आपको टैक्सेशन में अचानक से रिलैक्सेशन मिल जाए। अगर अनसर्टेनिटी होगी तो वो एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम इनकम कमाएंगे तो कितना अप्रोक्सीमेटली हमारे पर टैक्स लगेगा, और वो फिक्स रहेगा। थोड़ा बहुत चेंजेस पॉसिबल है कि मान के चलो पिछली बार 10% का टैक्स रेट था, तो इस बार 12% भी हो गया, 2-4% कोई सरचार्ज वगैरह लगा दिया, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, चलता है। बट ऐसे नहीं कि आप इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इतना ज्यादा कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होता है कि टैक्सेस के बर्डन 200-300% चेंजेस हो जाते हैं। तो अगर ऐसा आप करोगे तो शायद ही कोई पर्सन काम कर पाए, शायद ही कोई पर्सन अपनी इनकम को फिर आपको रिपोर्ट करे कि मैंने कुछ कमाया। यस या नो। क्योंकि टैक्सेशन अगर कलेक्ट करना है, टैक्सेशन की अगर आपको सही जानकारी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको अपने टैक्सेशन सिस्टम को सर्टेन भी बनाना पड़ेगा, अच्छा भी बनाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या रहेगा कि कोई भी पर्सन सही तरीके से आपको टैक्स पे करने के लिए सही तरीके से आपको टैक्स पे नहीं करेगा। बात क्लियर। तो जब जब मैंने बात करी बच्चों एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, तो कंसेप्ट ऑफ इक्विटी होना चाहिए। अगर किसी ने बोला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, तो आप क्या बोलोगे, जैसी जिसकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली उससे हम टैक्स रिकवर करते रहे। ऐसा नहीं कि जिसकी इनकम कम उससे ज्यादा टैक्स लें, जिसकी ज्यादा इनकम आप उससे ज्यादा टैक्स लो, जिसकी कम इनकम आप उससे कम टैक्स लो। ऐसा हमारा टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए। दूसरा मैंने बोला सर्टेनिटी का मतलब रहेगा कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल ना हो, और फ्लेक्सिबल इन सेंस का मतलब है फ्लक्चुएट ना करें टैक्स रेट, टैक्स बर्डन कभी अचानक से ज्यादा ना आ जाए और ना कभी अचानक से कम आ जाए। दैट मीन्स जब जब हम बात करेंगे तो चेंजेस टैक्स में एक्सेप्टेबल है, बट चेंजेस की तरह होने चाहिए। ऐसे नहीं कि अचानक से 200-300% टैक्स लाइबिलिटी हमने बढ़ा दी। तो हम सब, मैं जो बातें बोल रहा हूं, क्या ये बातें आपको अच्छी लग रही हैं? अच्छी इन सेंस में ये नहीं कह रहा हूं कि कॉमेडी या जोक की बात नहीं कर रहा हूं। क्या आप एक पब्लिक की तरह जब बात कर रहे हैं, आप एक लॉ मेकर की तरह बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रख रहा हूं कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो क्या कंसेप्ट ऑफ इक्विटी होना चाहिए? यस या नो। क्या कंसेप्ट ऑफ इक्विटी होना चाहिए? क्या दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, क्या सर्टेनिटी उसमें होनी चाहिए? अगर आप बिजनेसमैन होते, अगर आप पैसे कमा रहे होते, क्या आपको ये पॉइंट अच्छा लग रहा है कि सर ये पॉइंट तो टैक्सेशन सिस्टम में होना चाहिए? तीसरे पॉइंट की मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या टैक्सेशन सिस्टम में इकोनॉमी भी होनी चाहिए? अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी? एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। सबको मालूम है कि कोई बिजनेस जब चलता है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न करता है, पैसे अर्न करता है। यस या नो। जब बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा तो उससे हमको क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। गवर्नमेंट ने क्या किया कि हर एक पर्सन के बिजनेस पर अपना एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट कर दिया। ध्यान से सुनना। और उस ऑफिसर का काम क्या है कि ये लोग ना बड़े टैक्स की चोरी करते हैं, इनके जहां बिजनेस प्लेस है वहां बैठो, इनकी जहां अकाउंटिंग होती है वहां बैठो, इनके यहां ऑर्डर जो प्लेस होते हैं वहां पर उनको चेक करो। कहानी कैसी हो जाएगी बेटा? हर जगह एक गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, रिश्वतें कितनी बढ़ जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफिसर को आप बिठाओगे तो उसको सैलरी भी तो दोगे। एक नॉर्मल, अगर हम 4th क्लास गवर्नमेंट ऑफिसर की बात करते हैं, मैं A क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, जो अगर हम बात करें C कैटेगरी में, D कैटेगरी के गवर्नमेंट ऑफिसर की बात करूं तो उनकी भी अच्छी खासी सैलरी होती है। और मान के चलो D कैटेगरी का बंदा तो वहां काम नहीं करेगा, कम से कम C कैटेगरी या B कैटेगरी का बंदा बैठाना पड़ेगा जो ऑफिशियल वर्क को समझ पाए। और B कैटेगरी के बंदे को लाख लाख रुपए पर मंथ आप सैलरी दे रहे हो, और उसके बावजूद बस उसका काम क्या है कि एक छोटी सी CS प्रीति सिंह क्लासेस जो 50,000 रुपए की एक साल में इनकम कमाते हैं,
और उनके रिसेप्शन पर आकर के एक बंदा बैठा है, किस लिए बैठा है कि किस से फीस आ रही है, किसको कितना पेमेंट जा रहा है, सारा का सारा हिसाब चाहिए। पहली बात तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ये पर्सन क्यों बैठा है यहां पर, हम अपना काम कर रहे हैं, ये खामखा दिमाग खराब करता रहता है, कोई स्लिप काटते हैं कि दिखाओ जीरो सही लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, ये से नो। तो दैट मीन्स एक तो कॉस्ट बढ़ा ली आपने, और दूसरा अननेसेसरी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, बिजनेसमैन को बिजनेस नहीं करने दे रहे हैं आप। मतलब गवर्नमेंट की कॉस्ट बढ़ गई, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने के वजह से, टैक्स कलेक्ट करने के लिए आपने अपनी इतनी ज्यादा कॉस्ट कर ली कि जितना टैक्स नहीं आ रहा। लेट सपोज हम 1 लाख रुपए कमाते हैं, 10% टैक्स देना है, तो टैक्स कितना देंगे साल भर में, 1 लाख का 10% 10,000। और जो पर्सन बिठा रखा था उसकी 1 मंथ की सैलरी 1 लाख रुपए थी, 12 लाख रुपए उसे पे किए, टैक्स कितना मिला, 10,000। मतलब गवर्नमेंट के पास जितना टैक्स नहीं आएगा उससे ज्यादा तो सैलरी चली जाएगी। इस टाइप का टैक्सेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए, जहां पर आपके खर्चे ज्यादा हो जाएं उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए और आपका टैक्स का अमाउंट कम मिले। तो गवर्नमेंट ने हमारे टैक्सेशन सिस्टम का एक अगर एग्जांपल दूं तो उन्होंने सेल्फ असेसमेंट कर रखा है कि भाई खुद से ही बताओ कितनी इनकम है तुम्हारी, खुद से ही रिटर्न फाइल करो और उसके बाद खुद से ही टैक्स जमा करो। हम आपके पास कोई पर्सन नहीं बिठाएंगे, बट हम पता लगाते रहेंगे आप कितना कमा रहे हैं। हमारे पास और भी बड़े सारे तरीके हैं, और भी कहीं ना कहीं हमारे पास सोर्सेज हैं जिनसे हम आइडिया लगाते रहते हैं कि आपके पास कितनी इनकम आ रही है। अगर हमको लगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत टैक्स जमा करा रहे हैं, तो फिर हम दूसरे तरीके से आपसे टैक्स रिकवर करेंगे। तो जो झूठ बोलते हैं उनके लिए आप मेजर्स ले सकते हो, बट इन एक्चुअलिटी में जो पैसा सही जमा करा रहा है उसके लिए ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप अपनी पड़ोसी की इनकम को मेजर कर लेते हो ना कई बार, यस या नो। तो जब ये आया था तो रेंट पर था, अब इसने 2 करोड़ का घर खरीद लिया, 1 करोड़ की कार खरीद ली, ज्वेलरी भी पहन के घूमता रहता है, तो ज्यादा नहीं तो 2-3 साल के अंदर 4-5 करोड़ तो बना लिए होंगे, यस या नो। ऐसे करके जब हम दूसरे की इनकम को कंपेयर कर लेते हैं तो हम तो एक नॉर्मल इंसान है, गवर्नमेंट के पास तो कितने सारे टूल्स हैं, वो हमारे एक एक ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर सकती है कि हम कहाँ कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। पैसा आते हुए नहीं दिखेगा तो जाते हुए तो दिखेगा। भाई किसी पर्सन की इनकम का अगर हम आइडिया नहीं लगा सकते तो खर्चों का तो आइडिया लगा सकते हैं। आपका पड़ोसी आपको नहीं बताता कि वो कहाँ से पैसे कमा रहा है, लेकिन ये तो मालूम है कार खरीद रहा है तो पैसों से ही आई होगी, ये तो मालूम है घर खरीद रहा है तो पैसों से ही आया होगा। तो एक आइडिया हम कई बार लगा लेते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट आइडिया लगाती है। मेन मुद्दे की मैं बात कर रहा था आपसे, मेन एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा था कि हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें इकोनॉमी भी होनी चाहिए, मीनिंग कि कॉस्ट ऑफ कलेक्शन शुड बी वेरी लो। कलेक्शन का कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन ऑफिसर्स कुछ बड़े लेवल के वर्क के लिए होते हैं, छोटे मोटे काम के लिए ऑफिसर्स वहां पर अपॉइंट नहीं किए जाते, जो कि सैलरी उनको ज्यादा देना नहीं पड़ता। दूसरा, नॉट डिस्करेज वर्क और इन्वेस्टमेंट। मैं आपसे कहना चाहता हूं बेटा, मैं आपसे पूछना भी चाह रहा हूं, जरा मुझे मेरे को बताइए कि आप सीएस क्यों कर रहे हैं। एक क्वेश्चन, एक जनरल, आप सारे बच्चों से ही मेरा क्वेश्चन है जो ऑनलाइन में है, आप स्क्रीन पर टाइप करें, सीएस क्यों कर रहे हैं। कोई लॉजिक है इसके पीछे, या बस किसी ने बोल दिया कि हाँ कर रहे हैं सीएस। हाँ बेटा क्यों कर रहे हो सीएस। देखो क्लास में आप बैठे हो, मेरी बात समझना, मेरी क्लास का और इवन तो इस इंस्टीट्यूट के हर एक टीचर की क्लास का ये फंडामेंटल होता है कि बच्चा डायरेक्टली टेंशन फ्री होकर के इंटरेक्ट करे। और अगर आप टेंशन फ्री होकर के टीचर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते तो आप पढ़ नहीं सकते। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। आप सीख के जरूर जाएंगे, लेकिन आधा अधूरा सीख करके जाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कभी क्लास में प्रेशर ही किसी बच्चे को फील नहीं करना कि मैं क्लास में बैठा हूं तो दूसरे क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। सोचने दो दुनिया को, आपको प्रोग्रेस करना है, आपको अपने आप को डेवलप करना है, और आप अपने आप को तभी डेवलप कर सकते हैं जब रिलैक्स होकर के आंसर करें। मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है बेटा आपसे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीएस क्यों कर रहे हैं, इसके अलावा कोई पर्पस। ओके, इसके अलावा कोई पर्पस। रिलैक्स होकर के देखो, अगर इस क्वेश्चन को टीचर ना पूछ करके कोई फ्रेंड पूछ रहा होता, कोई छोटा बच्चा पूछ रहा होता, उसे 15 मिनट से पहले आप छोड़ते नहीं, हाँ इधर हम समझाएं तुझे सीएस क्यों कर रहे हैं, ये से नो। लेकिन अब आंसर क्यों नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक थोड़ा सा भारीपन सा आ रहा होगा, क्लास का थोड़ा कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट आ रहा होगा, इसी को तो हमें रिजॉल्व करना है। यही एग्जामिनेशन में आता है, एग्जैक्ट यही एनवायरनमेंट आपको एग्जामिनेशन में फील होता है। हाँ बेटा, आप क्यों कर रहे हैं सीएस, क्या कर रहे हो। ड्रीम्स पाने के लिए। ड्रीम्स में क्या क्या है,
सर ये ऐसे ऐसे कैसे बता दूं सर? बेटा वो तो वैसे भी कर सकते हो बिना सीएस के। और कुछ बताओ बेटा, अच्छा वाला ड्रीम बताओ जो ऐसा लगे कि हाँ आप सच बोल रहे हैं। बहुत बड़ा फार्म हाउस, ये निकल के आई ना बात। अच्छा फार्म हाउस कैसे आएगा? पैसों से आएगा। और पैसे कैसे कमाएंगे? देखो बेटा, सारी चीजें ठीक है, हम अपना नेम एंड फेम भी चाहते हैं, हम सब कुछ चाहते हैं, लेकिन एक मेजर जो पॉइंट होता है दैट इज द मनी। मनी मेकिंग इज द मेन पॉइंट, मनी मेकिंग इज द मेन एस्पेक्ट। हालांकि मनी मेकिंग हम बिना सीएस करे भी कर सकते हैं, बट मेन थिंग इज दैट कि वहां पर जो वर्क रहेंगे ना उनमें थोड़ा सा कई बार रिस्पेक्ट थोड़ा सा नहीं मिलता, और एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होती, तो कई बार बाकी सारे वर्क में हमें उतना सक्सेस नहीं मिलता। क्योंकि इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करने का क्या मतलब है, एक बिजनेस फैसिलिटेटर के तौर पर एक तो सारी नॉलेज आपके पास आ जाएंगी, दूसरा बिजनेस भी करोगे और साथ ही साथ में अपना कुछ प्रोफेशनल वर्क भी करोगे या कुछ भी काम करोगे, उसमें आपको सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगा। तो सक्सेस पाने के पीछे लॉजिक क्या है कि जब सक्सेस मिलेगा तो पैसा चारों तरफ से आएगा, इधर से आएगा उधर से आएगा, और पैसा आएगा तो सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। और बिना पैसे के तो चैरिटी भी नहीं हो पाती, बिना पैसे के तो सोशल सर्विस भी नहीं हो पाती। सिंपल सी बात बोलूं मैं आपसे, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं, आज की डेट में लाइव और रिकॉर्डेड में मैं बहुत रीजनेबल प्राइस पर पढ़ा रहा हूं ऑल ओवर इंडिया। अगर मेरे पास पैसा नहीं होता, अगर मैं ये सिस्टम जनरेट नहीं कर पाता, तो मैं क्लासरूम में हाथ मलते रह जाता। हाथ मलने का मतलब समझते हो? मतलब मन मार के बैठ जाता कि मैं ऐसा करना चाहता हूं बट नहीं कर पाता। मेन थिंग इज दैट बिना पैसे के तो हम सोशल सर्विस भी नहीं कर सकते, बिना पैसे के तो हम सोसाइटी, बिना पैसे के तो आप एनजीओ भी नहीं खोल सकते, तो एनजीओ के लिए भी पैसा चाहिए। हम अच्छा काम करना चाहते हैं, गुड वर्क करना चाहते हैं, उसके लिए भी मनी चाहिए। और मेन थिंग इज दैट हम अपने आप को पहले सक्सेस करेंगे, अपने आप को नॉलेजेबल बनाएंगे, अपने पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लाएंगे, और उसके बाद हम कहीं ना कहीं फिर अपने हमारे ड्रीम्स तो ऑटोमेटिकली पूरे हो जाते हैं। तो मैंने जब आपसे बात करा, जब भी कोई हम काम करते हैं तो उस काम के पीछे हमारा एक पर्पस होता है, एक बेसिक पर्पस होता है, एक प्राइमरी पर्पस होता है। प्राइमरी पर्पस होता है मनी मेकिंग, यस या नो। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमारे कुछ अदर भी होते हैं, जैसे अपना नेम एंड फेम होना चाहिए, सारे के सारे पर्सन हमें अच्छा पर्सन बोलें, अच्छा इंसान बोलें, कहीं ना कहीं हमारे फैमिली में रिस्पेक्ट मिले, शादी भी हो जाए टाइम से, क्योंकि जब तक सक्सेस नहीं होती तो शादी नहीं होती, यस या नो। पहले तो मेल कैंडिडेट्स के साथ प्रॉब्लम रहती थी, अब तो फीमेल के साथ भी वही दिक्कत रहती है कि पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए, यस या नो। तो क्वालिफाइड होनी चाहिए, प्रोफेशनल्स भी होनी चाहिए। तो मैटर ये नहीं करता कि अच्छी शादी भी हो जाए, ये भी एक कहीं ना कहीं इंटेंशन रहती है। बच्चे बोल रहे हो सर कैसी कैसी बात करो, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, दैट्स अ रियलिटी। और साथ ही साथ में हम बाद में सोशल वेलफेयर वगैरह भी तभी कर पाते हैं क्योंकि बिना पैसे के वो सारी चीजें भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मनी मेकिंग से सारा पर्पस सॉल्व हो जाता है, प्रोवाइडेड दैट हमारी थॉट अच्छी हो। और मनी मेकिंग अगर थॉट अच्छी नहीं है तो फिर इंसान बहुत ही खतरनाक भी हो जाता है, जानवर से भी ज्यादा बदतर हो जाता है। तो मैंने आपसे बात करा बच्चों कि नॉट डिस्करेज एनी वर्क और इन्वेस्टमेंट। मुद्दा यह रहता है कि हर एक पर्सन इनकम कमाना चाहता है किसी न किसी वर्क से, और जब वो इनकम कमाता है, जब वो पैसे कमाता है, तो कहीं ना कहीं पैसे के लिए उसने पहले से सेट कर रखा होता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। जैसे सीएस बनेंगे, ऑडी खरीदेंगे, जनरली ऐसा ड्रीम आ जाता है, बीएमडब्ल्यू खरीदेंगे, पोर्से खरीदेंगे, ऐसे करके हमारे माइंड में चल रहा होता है, पैसे कमाएंगे। गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी कमाएगा ना इंडिया में 99% टैक्स के तौर पर जमा कराएगा, मात्र 1% उसके पास रहेगा। अब मुझे बताओ, सीएस करने वाले हो? जो भी इंडिया में कमाएगा, गवर्नमेंट ने बोला खाना हम देंगे, मकान हम देंगे, रहने के लिए आपको डेली खाना आएगा, रहने के लिए घर मिलेगा, बट जो काम करोगे, जो कमाएगा, उसका 99% किसके खाते में जमा होगा? गवर्नमेंट के। 1% अमाउंट आपको मिलेगा जो आप अपने पॉकेट मनी के लिए रख सकते हैं, और वो अमाउंट भी अगर 1000 रुपए से ऊपर चलेगी आपकी पॉकेट में, तो फिर उसमें से भी मैक्सिमम 1000 रुपए दिए जाएंगे, और जो नहीं भी कमा रहा उसको भी पॉकेट मनी 1000 रुपए मिलेगी, यस या नो। तो मुझे बताइए, कुछ करना चाहोगे लाइफ में? क्यों नहीं करना चाहोगे? क्योंकि टैक्सेशन इतना लगा दिया कि आपको डिस्करेज ही कर दिया, काम करना ही व्यर्थ है, बेकार है, क्या करेंगे कमा के, सारा का सारा वैसे भी दूसरे के पास जाना है, और अभी भी किसके पास है? दूसरे के पास। तो हमारे पास आकर के होगा क्या? तो टैक्सेशन सिस्टम ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो काम करने को डिस्करेज कर दे। हम यहां पर 40%, 50%, 60%, 70% अगर टैक्स लगा दें, तो कौन सा फॉरेन कंट्री से पर्सन आके यहाँ बिजनेस करने वाला है कि चलो इंडिया में ह्यूज अपॉर्चुनिटी, इंडिया में बिजनेस करेंगे? उसे मालूम है इंडिया में बिजनेस करेंगे, 60 जो भी कमाएंगे 60 से 70% हमारा टैक्सेस में चला जाएगा, फायदा क्या है? तो मेन थिंग इज दैट नॉट डिस्करेज
नॉट डिस्करेज वर्क और इन्वेस्टमेंट। जो आप लोग आंसर कर रहे थे मोरलेस, मेरे को इधर से भी वही आंसर मिले, लेकिन मैंने आपको फाइनली एक ऑब्जेक्टिव बताया। कहने वाली बात अलग होती है, लेकिन एक्चुअलिटी यही होती है कि बैक एंड पे कहीं ना कहीं पैसे वाली बात हमारे दिमाग में चल रही होती है, और बाकी सारी चीजें भी होती हैं माइंड में, लेकिन वो सेकेंडरी थॉट होती है। हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं, ये भी पॉइंट हमारा साथ में रहता है। तो मैंने बोला इकोनॉमी हमारा होना चाहिए। दूसरा का दूसरा एस्पेक्ट, नॉट डिस्करेज वर्क और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कोई बिजनेस चलाना चाहता है, कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, फॉरेन कंट्री से इंडिया में पैसा लगाना चाहता है, टैक्स ज्यादा लगा दिया तो क्या वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करेगा? मान के चलो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने पे कोई टैक्स ही नहीं लगता और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने पर 70% टैक्स लगता है प्रॉफिट का, तो पर्सन पाकिस्तान में जाएंगे या इंडिया में आएंगे? पाकिस्तान में बिजनेस करेंगे। तो हमको अगर फॉरेन कंट्री से बिजनेस लेके आना है, इन्वेस्टमेंट को लेकर के आना है, तो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं टैक्सेशन में रिलैक्स करना पड़ेगा। इवन तो इंडिया में भी पर्सन को इंकरेज करना है, तो यहां पर प्राइवेट सेक्टर के लिए टैक्सेशन का रिक्वायरमेंट कम रखना पड़ेगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, रीडिस्ट्रीब्यूशन की, और इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बता दूं। कंपनीज पर टैक्स लगता है अगर उनकी 1 रुपए की भी इनकम है तो, लेकिन अगर कोई अपने नाम में सोल प्रोपराइटरशिप में बिजनेस कर रहा है, अपने नाम से अगर बिजनेस कर रहा है, इंडिविजुअल के तौर पर बिजनेस कर रहा है, तो उसको स्टार्टिंग की कुछ इनकम टैक्स फ्री होती है। वो मैं सारा डिटेल में आपको बताऊंगा कितने लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं फैसिलिटी दे रखी है कि आपको हम इनकरेज कर रहे हैं और ये बड़े पर्सन है तो ये टैक्स दे सकते हैं, इनसे हम स्टार्टिंग से टैक्स ले रहे हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। टैक्सेशन में क्या होगा बच्चों? रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो ज्यादा कमा रहा है उससे टैक्स लो और उसको खर्च किस पे करो? कहीं ना कहीं जिनकी इनकम नहीं है। अब ये कोविड चला, आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने फ्री में अनाज बांटा, खाने पीने के आइटम बांटे। मतलब किन पर्सन्स को ज्यादा बेनिफिट मिले? जिनके जो कार्ड थे, जो एक गरीबी रेखा वाले जो कार्ड होते हैं, दैट मीन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन जो कार्ड बनते हैं, स्पेशली बीपीएल कार्ड जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस उन पर्सन्स को ज्यादा बेनिफिट मिले, यस या नो? तो दैट मीन्स हम बात करते हैं कि जो पैसा आता है उसको जो खर्च किया जाएगा वो उन पर्सन्स के लिए खर्च किया जाएगा। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, आपको डॉक्टर देखेगा, अच्छा बहुत एक्सपीरियंस एमबीबीएस डॉक्टर देखेगा, और मेडिसिन भी आपको हॉस्पिटल से मिल जाएंगी, वो आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो जब हेल्थ सर्विसेज है वो पैसा कहां से आ रहा है? टैक्स पेयर्स का पैसा आ रहा है। लेकिन खर्च किस पर हो रहा है? आम पब्लिक पर खर्च हो रहा है कि आपके पास आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने का पैसा नहीं है तो आप सीधा का सीधा कहां जाइए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाइए। और ऐसा नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट नहीं होता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है दिल्ली में। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अमाउंट कलेक्टेड शुड बी यूज्ड टू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज होगा। दूसरा, इजी टू कलेक्ट टैक्स। टैक्स का कलेक्ट करना बड़ा ही आसान होना चाहिए। जैसे हम जीएसटी की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में गुड्स ट्रांसफर हो रहा है या विद इन स्टेट सेल हो रहा है, यस या नो? तो वहां पर टैक्स का कलेक्शन बड़ा आसान है। दैट मीन्स जो सेलर होगा, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, जो मैन्युफैक्चरर होगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितना सामान सेल कर रहे हैं उस पर हम टैक्स जमा करा देंगे। कभी भी कोई ऐसा ऑफिसर नहीं दौड़ते रहते कि मिस्टर ए के गोडाउन से एक ट्रक भर के सामान जा रहा है, किस पर टैक्स जमा कराया नहीं कराया, उसके पीछे ट्रक के पीछे वो गाड़ियां लेकर के दौड़ रहे हैं डिपार्टमेंट वाले। तो इन दैट पर्टिकुलर केस खर्चा ज्यादा आएगा या नहीं आएगा? कलेक्ट करना, टैक्स को कलेक्ट करना आसान कहीं ना कहीं यहां पर है। ऑटोमेटिकली आप खुद से टैक्स कलेक्ट करो, जमा करा दो, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। या डेली बेसिस पर कई बार ऐसा होता है ना कि मान के चलो आप बिजनेस करते हैं और आपका डेली बेसिस पे कुछ इनकम होता है, किसी दिन 10,000, किसी दिन 20,000, किसी दिन 50,000, किसी दिन 1 रुपए भी इनकम नहीं होता। क्लियर हो गया? तो टैक्सेशन अथॉरिटी ने कुछ ऐसा फंडामेंटल बना रखा है कि ईच एंड एवरी पर्सन के घर पर शाम को एक बंदा भेजो, जिस दिन इनकम जनरेट हुआ उसका टैक्स शाम को डेली कलेक्ट करके लेके आ जाओ। ऐसा भी हम एक टैक्सेशन सिस्टम बना सकते हैं, नहीं बना सकते। लेकिन डिसएडवांटेज देखो, मान के चलो मैं किसी दिन अच्छे खासे पैसे कमा के ले जा रहा हूं, घर पहुंचा, मेरी पॉकेट में पैसे थे, टैक्सेशन अथॉरिटी से कोई पर्सन आया, उसने कहा टैक्स दीजिए, मैंने कहा ले लो टैक्स। मैंने उस दिन खुशी खुशी टैक्स दे दिया कि लो तुम भी क्या याद रहोगे यार, 10 रुपए की और टिप्स लेके जाओ अलग से, यस या नो? एक दिन मैंने पैसे कमाए, रास्ते में जा रहा था और किसी ने मेरी पॉकेट साफ कर दी। अब मैं घर खाली पॉकेट पहुंचा, बड़ी टेंशन में था, गुस्से में था, आज तो मेरे पैसे चले गए। और शाम को टैक्स अथॉरिटी से पर्सन आ गया और वो बोलता है लाओ टैक्स का अमाउंट, तुम तो बड़ा कमाते हो। मैंने कहा आज नहीं कमाया। कि क्यों नहीं कमाया? बस इतना कहने की देर थी, वैसे ही भरा बैठा था अंदर से, ये सनो। तो मैं क्या करने वाला हूं?
बात समझ रहे हो ना बेटा? तो कितनी समस्या हो सकती है, यानी जो टैक्स कलेक्ट करने आया वो पर्सन सही पहुंचेगा, सही सलामत घर पर नहीं पहुंचेगा, दैट मीन्स वो पर्सन ठीक ठाक अपने घर नहीं पहुंचने वाला, दिक्कत हो सकती है उस दिन। तो टैक्स कलेक्ट करने में कई बार इश्यू आता है। तो इनका कहना है टैक्सेशन का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कलेक्शन ईजी हो, पर्सन खुद से ही पैसे जमा कराएं। ऐसा ना हो कि आप पर्सन के पीछे दौड़ रहे हैं कि टैक्स के पैसे दो, टैक्स के पैसे दो, टैक्स के पैसे दो। बोले टैक्स हुआ या आफत हुई, कब तक पैसे दो? डेली बेसिस पे कौन सा ड्रामा लगा रखा है? एक बार साल में हिसाब किताब कर लो कि फाइनली क्वार्टरली कर लो, मंथली कर लो, डेली डेली दिमाग खराब क्यों करते हो? तो जब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो वहां पर मंथली पेमेंट की बात आती है, आप पेमेंट मंथली करा दो। डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो वहां पर एनुअली पेमेंट होता है कि आप कंप्लीट ईयर कमाओ, हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, जब आपकी ईयर खत्म हो जाए उसके बाद फिर आपको एक साल का और टाइम देंगे, जिसे बोला जाएगा असेसमेंट ईयर। उसमें आप अपनी इनकम को एसेस करना, कैलकुलेट करना और फिर उसके अकॉर्डिंगली टैक्स जमा कराना। तो टैक्स लॉज में ऐसे प्रोविजन बना रखे जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, आप खुद से अपना टैक्स कलेक्ट करते हो। उन सारे प्रोविजंस को हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे टैक्स जमा कराया जाता है, तो कलेक्शन भी टैक्सेशन सिस्टम का आसान रहे। बेटा अगले दिन, मतलब उस दिन की गुस्सा, गौरव बोल रहे हैं सर उसको कहो कि अगले दिन पूरा का पूरा टैक्स दे देंगे, लेकिन समस्या वाली बात है गौरव, उस दिन का जो फ्रस्ट्रेशन है उसका क्या होगा? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब रहेगा, फ्लेक्सिबल का मतलब रहेगा दैट मीन्स इम्पोज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशन, इम्पोज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे अभी हम बात करते हैं, कोविड का टाइम चल रहा है, आप सभी की इनकम कहीं ना कहीं डाउन है, तो इस दौरान गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो कॉर्पोरेट रेट्स थे, मैं आपको बात बताता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली हम बात कर रहे हैं 2019 की बात करें तो आईएमएफ ने थोड़ा सा इंडिकेशन दिया था कि इकोनॉमिक स्लो डाउन जाएंगे जाएंगे, इकोनॉमिक स्लो डाउन जाएंगे। तो आपके जो इकोनॉमिक स्लो डाउन रहेंगे, आपने आई थिंक ईईटी लेवल पे पढ़ा होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला था 2019 में, और वो फेब मार्च के आसपास ही बोल दिया था कि आपके इकोनॉमिक स्लो डाउन रहेंगे, और इकोनॉमिक स्लो डाउन रहेंगे, आपको अपने टैक्सेशन सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। तो उस दौरान जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी थी, उन्होंने जो कॉर्पोरेट रेट्स थे टैक्सेशन के, वो काफी कम कर दिए थे, 25% तक कर दिए थे। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपनीज थी उनके रेट्स काफी डाउन कर दिए थे। तो इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती है, तो जो पर्सन पैसा ज्यादा कमाएगा तो ज्यादा टैक्स दे सकता है, और जो पर्सन के साथ कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, दिक्कत चल रही है, बिजनेस सारे के सारे डाउनफॉल में जा रहे हैं, तो उस दौरान टैक्स रेट को थोड़ा कम कर देना चाहिए। तो टैक्सेशन सिस्टम ऐसे होने चाहिए फ्लेक्सिबल इन सेंस कि अगर आपकी अर्निंग्स बेहतर नहीं चल रही है तो आप पर टैक्स रेट हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर आप अच्छा खासा कमा रहे हो, बूम पर आपकी इकोनॉमी जा रही है, तो फिर हम टैक्सेशन को बेहतर कर देंगे। तो जब जब हम बात करते हैं बेटा एक टैक्सेशन सिस्टम कैसा हो, इक्विटी होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए, नॉट डिस्करेज वर्क और इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके काम या आपके इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, राइट। तो इन्वेस्टमेंट या फर्दर भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है कहीं ना कहीं फाइनली किसी बिजनेस में पहुंच रहा होता है और उसका इनकम हमको मिल रहा होता है। तो मेन थिंग इज दैट अगर इनकम पर ज्यादा टैक्स लगा दिया तो फिर पर्सन ना तो इन्वेस्टमेंट करेगा ना ही कोई काम करेगा। तो नॉट डिस्करेज वर्क और इन्वेस्टमेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन, इजी टू कलेक्ट टैक्स और फ्लेक्सिबिलिटी, ये पॉइंट आपके टैक्सेशन सिस्टम में अवेलेबल रहेंगे तो बोलेंगे एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम है, अदरवाइज क्या बोलेंगे, टैक्सेशन सिस्टम बेहतर नहीं है। टैक्सेशन सिस्टम इधर कि हमने कैसे टैक्स लगाना है, और वो एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम भी हम ड्राफ्ट कर सकते हैं और उसमें हम कई बार कुछ कमियां भी छोड़ सकते हैं। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं बच्चों, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड टैक्सेशन सिस्टम, और दूसरा पहले हमने बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन। आगे हम बात करेंगे अगला मुद्दा, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि अल्टीमेटली हमने किस पर्पज से ये टैक्स लगा रहे हैं। बात क्लियर? दैट मीन्स अगर हम इसको यूजेस ऑफ टैक्सेशन के, यूजेस ऑफ टैक्स अमाउंट की अगर हम बात करें, या व्हाट आर द यूजेस ऑफ टैक्सेशन, तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं हमारे ऑब्जेक्टिव को ही हम नोट डाउन कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली हमने काम करना होता है, यानी किस पर्पज से टैक्स लगा रहे हैं उसको हम बेसिकली लेकर के चलेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन के तौर पर। तो क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पर आता है तो आपको क्या क्या पॉइंट देखने को मिल सकते हैं, ये पॉइंट नंबर रहेगा बच्चों हमारा 8। पॉइंट नंबर 8, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन।
to collect revenue for government. For social welfare. For development. Of education. नेक्स्ट रहेगा फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट रहेगा फॉर सेफ्टी ऑफ सोसाइटी. फॉर सेफ्टी ऑफ सोसाइटी. फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फॉर इन्फोर्सिंग गवर्नमेंट पॉलिसी. और फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. जब जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो अगेन हम इन मुद्दों पर बार बार बात कर रहे हैं, तो सेंस हमारे सेम ही निकल के आ रहे हैं चीज़ों के, क्योंकि टैक्सेशन का यूज़ क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है. जो यूज़ की बात कर रहे हैं मोरलेस हमारी वही सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में बताई जाती हैं और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली हम अपने पैसे को यूज़ भी करते हैं. तो टैक्सेशन से बेसिकली मिलता है हमें रेवेन्यू, और उस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के पीछे पर्पज़ क्या है. अगर उसे कलेक्ट ना भी करें तो कोई दिक्कत थी क्या? दैट मीन्स टैक्स जो हमने लगाया वो क्यों लगाया, टैक्सेशन लगाने के पीछे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे. तो कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है. बिना पैसे के तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी, बिना पैसे के छोटा सा घर नहीं चलता है, कंट्री की गवर्नमेंट कैसे चलेगी. तो टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के लिए अगर हम रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर टैक्सेशन लगाने पड़ेंगे. टैक्सेशन हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा. यस या नो? जैसे मैंने आपसे बोला था सीएस करना चाहते हैं, अगर सीएस के ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो हमारे क्या है, कहीं ना कहीं पैसे कमाना, नेम एंड फेम कमाना, कहीं ना कहीं अपनी रेपुटेशन को इंक्रीज करना, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हमारे पास आ जाए, हम सर्विसेज से कमा पाएँ, हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग ना करनी पड़े, सर्विस सेक्टर से हम पैसा अर्न कर पाएँ, यानी कि हमारा पेन जब चले तो वो पैसे कमाए. तो ऐसे कुछ माइंडसेट लेकर के चले तो हमने कहीं ना कहीं सीएस करने का हमारे दिमाग में आया. यस या नो? तो जब भी मैं आपसे बात करता हूं कि जब जब टैक्सेशन सिस्टम की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन की अगर बात करेंगे तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. दूसरा हम बात करेंगे फॉर सोशल वेलफेयर. हम समाज सेवा करना चाहते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर में काम करना चाहती है, और जब गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर में काम करना चाहती है तो यहाँ पर अगला मुद्दा हमारा बच्चों आ जाता है सोशल वेलफेयर. तो मैंने यहाँ पर बात किया बच्चों सोशल वेलफेयर की. अगर मैं बात करूँ सोशल वेलफेयर के लिए कहीं ना कहीं पैसा नहीं होगा, तो सोशल वेलफेयर कैसे होगा? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन. हम अपने कंट्री की एजुकेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, और उस दौरान अगर हम सिर्फ डायरेक्टली पर्सन्स को बोलेंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ एजुकेट करो, तो उस दौरान मे बी पॉसिबल उनके पास एक आर्ग्यूमेंट होगा कि पैसे ही नहीं है, कहाँ से पढ़ाएं. यस या नो? तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप स्कूल्स भेजो, हम तो बच्चों को खाना भी उधर ही खिलाएंगे, मिड डे मील भी देंगे, बस आप अपने बच्चों को पढ़ाओ. यानी कि जब जब नॉर्मली अगर गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट नहीं करती तो शायद एक पर्सन के पास एक्सक्यूज होते कि इनके पास पैसे हैं इसीलिए पढ़ा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है हम अपने बच्चों को अनपढ़ ही रखेंगे. लेकिन आज गवर्नमेंट ने बोला कि सारे के सारे पर्सन को पढ़ना चाहिए, इवन तो बड़े पर्सन से जिनकी एज ज़्यादा हो गई है उनके लिए भी हम अलग अलग टाइप से एजुकेशन सिस्टम लेकर के आते हैं कि आप ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो. छोटे छोटे बच्चे उनको स्कूल्स भेजो, इवन तो उनको खाना मिलेगा. तो एजुकेशन सिस्टम का अगर डेवलपमेंट करना है, अगर एजुकेशन को बेहतर बनाना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी. आगे हम बात करेंगे बेटर एडमिनिस्ट्रेशन.
दैट मीन्स अगर कुछ गड़बड़ होता है कंट्री में, कुछ लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको बेहतर बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। स्टाफ कहाँ से अपॉइंट करोगे, फोर्सेस कहाँ से अपॉइंट करोगे। सेफ्टी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की सेफ्टी तभी हो पाएगी जब बेटर एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे पास फोर्सेज अवेलेबल है, और वो भी बिना सैलरी के तो कोई अपॉइंट होगा नहीं, सबको सैलरी देना पड़ेगा, पैसा की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से आएगा, टैक्सेशन से आएगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री को बेहतर बनाना है, सबसे आगे लेके जाना है। जैसे डेवलपिंग कंट्री की बात चलती है, डेवलप्ड कंट्री है, अच्छा कंट्री है, बड़ा कंट्री है, तो हम डेवलप करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगा जब हमारे खुद के पास पैसा होगा। हम अपने हम अपनी डीआरडीओ की बात करते हैं, हम अपने बाकी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, या हम अपने इसरो की बात करें, हम अपने यहाँ के साइंटिस्ट की बात करें, हम अपने यहाँ के डॉक्टर्स की बात करें, मतलब नासा में जाके वो लोग काम कर रहे हैं, तो इंडिया में उनको पैसा मिलेगा, तो वो इंडिया में क्यों नहीं काम करेंगे। दैट मीन्स हमारे यहाँ के पर्सन जब बाहर जा करके नई नई चीज़ें इंटेलेक्चुअल वो डेवलप कर सकते हैं, तो इंडिया में क्यों नहीं करेंगे, पैसा मिलेगा तो डेवलप करेंगे। दिक्कत क्या थी, इंडिया में पैसा नहीं था। जब हमारे यहाँ से फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया गया तो साइकिल पर रख करके उसे लेकर के गए थे, बात समझ रहे हो। और आज इंडिया की अगर हम बात करें, इसरो की अगर हम बात करें, तो वर्ल्ड वाइड जाना पहचाना जाता है। पैसे नहीं थे, जैसे तैसे करके काम चलाया, लेकिन आज की डेट में पैसा भी है, आज की डेट में गवर्नमेंट पैसे भी खर्च कर रही है, तो डेवलपमेंट बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे हमने अभी जो अग्नि 5 लॉन्च किया, उसके बाद देख रहे हो वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं इस बात पे धूम मची हुई है। चाइना सारे के सारे कंट्रीज को ये बताने में लगा हुआ है कि ये तो अब हमको ही छोड़ो, आपके लिए भी खतरा बनने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वर्ल्ड कम्युनिटी ने, अगर हम कोविड वैक्सीन पे जैसा हमारा रिएक्शन रहा, जिस तरीके से हमने दूसरे देशों को दवाइयां दी, उसके बेसिस पर हमारे अगेंस्ट में कोई नहीं बोल रहा। दैट मीन्स एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब आपकी कंट्री के पास पैसा हो, आपकी कंट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करे, और उस दौरान आपके यहाँ पर बेहतर बिजनेस, जैसे मेक इन इंडिया को ये सपोर्ट कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बढ़नी चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं फंड चाहिए, और टैक्सेशन उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। इन्फोर्सिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, हम गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रहे हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन पॉलिसीज को अप्लाई करने के लिए मेन रिसोर्स होना चाहिए, पैसा आपके पास होना चाहिए। पॉलिसी बनाना आसान काम है, लेकिन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने बोल दिया है कि देखो हम बुजुर्ग पर्सन को पेंशन देंगे, हम किसानों को आर्थिक सहायता देंगे, पॉलिसी बना दी, लेकिन दिया तो जाएगा, बच्चों को लैपटॉप फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पॉलिसी बना दी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिसोर्स की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, कहां से आएगा, टैक्सेशन सिस्टम से आएगा, टैक्सेशन लगा करके आएगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जब आप की कंट्री में सब अच्छा कमा रहे हैं, सबके पास इनकम है, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप उनसे ज्यादा टैक्स ले सकते हो। लेकिन जब कंडीशन अगर खराब चल रही है, अगर कोई अचानक से कोई आपदा आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, और आपसे इससे बड़ी, कोविड से बड़ी, आई थिंक आपने पेंडेमिक ना आपने अपनी लाइफ में कभी देखी होगी, ना आगे जाकर के अगले 150 सालों तक देखोगे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है 100-200 साल में जाके ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन आती है। तो पेंडेमिक का टाइम जब रहा, तो गवर्नमेंट ने पब्लिक की मदद करी या नहीं करी, इवन दो फ्री वैक्सीन लगवाना, इतनी सारी पब्लिक को फ्री वैक्सीन लग रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट, पब्लिक अपने घर से बाहर जरूर निकलती, वो नहीं मानते, जबरदस्ती लॉकडाउन इंपोज किया ना, प्रशासन को आपके घर के बाहर बैरियर लगा लगा के बिठा के रखा ना पुलिस फोर्सेस को, वो कैसे कर पाए, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज थे। तो एक प्रॉब्लम के टाइम पर पब्लिक से कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है, पब्लिक की कैसे मदद करनी है, वो सारे के सारे एस्पेक्ट गवर्नमेंट ने यहाँ पर बच्चों कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के तौर पर लेकर के चलने पड़ते हैं। जब आप प्रॉब्लम में तो आपकी मदद की जाए, और जब आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं तो फिर आपसे टैक्स ज्यादा लिया जाए। तो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। बात क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट मुद्दे की हम बात करते हैं, मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि अब हमने दो बातें डिस्कस करी थी कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर इंपोज किया जा रहा है, इन जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूं, उस पर्टिकुलर पर्सन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस टैक्स को पे करने की। जैसे मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगा, मेरे ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगा, तो मैं ही पे करूंगा, बर्डन भी मेरे को बियर करना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा, अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने जा रहा हूं, गुड्स परचेज करने जा रहा हूं, सर्विसेज में अवेल करता हूं, तो मेरे को गुड्स और सर्विसेज के लिए तो अमाउंट पे करना ही करना होगा, इवन तो मैं टैक्स के लिए भी अमाउंट पे करूंगा। लेकिन मेरी लाइबिलिटी नहीं है कि मैं गवर्नमेंट को जमा कराने जाऊं। आप शॉपकीपर हो, मैं आपके पास आऊंगा कि भाई साहब मोबाइल कितने रुपए का, आप बोलोगे 10,000 रुपए का है। मैंने कहा दे दो कि ये लो 10,000 का मोबाइल, इस पर 18% टैक्स लगेगा, आपको 11,800 रुपए पे करने हैं फाइनली। मैंने बोला ये 1800 रुपए किस लिए, आपने तो बोला 10,000 की। भाई साहब हम अपने लिए 10,000 ले रहे हैं, लेकिन ये 1800 रुपए किसके पास जाएंगी, गवर्नमेंट के पास। अगर मान के चलो मैं उस मोबाइल को 10,000 रुपए में लेके आ गया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं गवर्नमेंट को 1800 रुपए पे कर रहा हूं, पॉकेट से मेरी जाएंगे, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
लेकिन अगर शॉपकीपर ने वो 1800 रुपए कलेक्ट नहीं किए तो पेनलाइज उस शॉपकीपर को किया जाएगा। बात क्लियर है? तो मेन मुद्दा समझने का प्रयास करें। इनडायरेक्ट टैक्स में जिस पर्सन की लाइबिलिटी होती है पे करने की, वो पर्सन अपनी जेब पर उसका बर्डन नहीं डालता, और जिस पर्टिकुलर पर्सन पर बर्डन आता है उसकी लाइबिलिटी नहीं होती पे करने की। दैट मींस उस पर्सन की डायरेक्ट लाइबिलिटी नहीं है, इमीडिएट लाइबिलिटी नहीं है, उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा। एक्शन किसके अगेंस्ट लिया जाएगा? शॉपकीपर, सेलर, सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट लिया जाएगा कि आपने बिना टैक्स इनवॉइस, अगर आपकी लाइबिलिटी बनती है टैक्स इनवॉइस बनाने की, तो बिना टैक्स इनवॉइस के सामान क्यों बेचा, यस या नो, या सर्विस क्यों दी। बात क्लियर हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स में आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है, बर्डन आप पर पड़ेगा, लेकिन इमीडिएट लाइबिलिटी मैन्युफैक्चरर की होती है, सर्विस प्रोवाइडर की होती है, या फिर सेलर की होती है। डायरेक्ट टैक्स में जिसका बर्डन उसको ही पे करना है, उसके ऊपर ही लाइबिलिटी इंपोज की जाती है। अब मुद्दे वाली बात यह आती है कि सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आपने समझा दिया, तो अब यह बताइए कि डायरेक्ट टैक्स के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं क्या? मेरिट्स का मतलब समझते हो, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स, कि डायरेक्ट टैक्स में ये सारे पॉइंट प्लस हैं और ये सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट हैं, यस या नो। जैसे घर में कुत्ता पालने के भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। अगर हम कोई पेट डॉग रखते हैं, मेरिट्स क्या है कि भाई साहब आप टेंशन फ्री सो रहे हैं, रात में घर में कोई इधर उधर से एंट्री लेना चाह रहा है, बस साफ सेफ बच के नहीं जाएगा, अपने कपड़े कहीं ना कहीं फड़वा के ही जाएगा, यस या नो। घर में एंट्री नहीं ले सकता, अलार्म फ्री का बजता है। लेकिन डीमेरिट्स क्या है कि एक तो हमें कोचिंग जाने की सुबह सुबह जल्दी रहती है, मम्मी पापा कहते थे जाओ इसे वॉक करा के लाओ, मतलब हम खुद से वॉक होती नहीं है, इसको खामखा वॉक करानी पड़ती है। उसको टाइम से खाना भी देना पड़ता है, इतने बजे खाना देना है तो देना ही है। तो दैट मीन्स कुछ समस्याएं हैं जो कि, और कुछ फायदे भी हैं। तो मेन मुद्दा यह है कि हर एक सिस्टम के, जैसे हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसके कुछ मेरिट्स भी होते हैं, तो कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। सेम वे इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो मेरिट्स भी होंगे, उसके कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे थे तो बेटा हमने जरा से ऑब्जेक्टिव यहां पर नोट करे थे। यहां पर हम बात कर रहे थे कलेक्ट रेवेन्यू, सोशल वेलफेयर, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, सेफ्टी ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्फोर्सिंग गवर्नमेंट पॉलिसी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्लास के बाद मैं ये नोट्स आपका गूगल ड्राइव पर डलवा लूंगा, वहां से नोट कर देना बेटा। क्लास के बाद ये हैंड रिटन नोटिंग में गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा और आप लोगों को लिंक उसके आपके पास रहेगी उसका, वहां से इसे आप एक बार डाउनलोड कर लेना। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन हमने यहां कवर किया, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, मैंने आपको बता दिया कि कितना कितना स्पेस लगेगा अप्रोक्सीमेटली आपका। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इक्विटी, having flexibility, certain, reduce inequality, good instrument, in case of inflation, and simplicity, and simplicity। और पॉइंट नंबर 10 डीमेरिट्स भी साथ ही नोट करा देता हूं। डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, demerits of direct taxation, evasion, evasion of tax लिख ले वैसे, uneconomically,
in some cases uneconomically in some cases, unpopular in some countries, little incentive to work, not suitable to poor countries, arbitrary, in some cases, arbitrary in some cases। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टैक्सेशन की, कि टैक्सेशन के मेरिट्स क्या, डायरेक्ट टैक्सेशन के मेरिट्स क्या रहेंगे, सॉरी टैक्सेशन के नहीं, डायरेक्ट टैक्सेशन के मेरिट्स क्या रहेंगे, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस के कहीं ना कहीं डीमेरिट्स क्या रहेंगे। इन सारे मुद्दों को एक साथ कवर करके चलना है। मेरिट्स का मतलब है कि कुछ ऐसे प्लस पॉइंट जिनमें डायरेक्ट टैक्सेशन अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और ऐसे कुछ पॉइंट्स जो डायरेक्ट टैक्सेशन के क्या रहेंगे, कहीं ना कहीं डीमेरिट्स रहेंगे। चलिए तो पहले मेरिट्स की बात कर लेते हैं। इसमें इक्वलिटी का कंसेप्ट होता है। जब हम टैक्सेशन सिस्टम की बात कर रहे थे वहाँ भी ये बात बोल रहे थे, इक्वलिटी का कंसेप्ट रहता ही रहता है, क्योंकि ज़्यादा इनकम होती है तो ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं, डायरेक्ट टैक्स के रेट्स इस टाइप से ड्राफ्ट कर देते हैं, और कई बार कम इनकम होती है तो कम परसेंटेज से हम टैक्स लगा देते हैं। ये डायरेक्ट टैक्सेशन का बेनिफिट्स है। तो यहाँ इक्वलिटी मेंटेन हो जाती है। बार बार मैं आपसे बात कर रहा था, लास्ट कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी में हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिए थे, तो वहाँ पर यही सीखा कि अगर इनकम ज़्यादा है तो टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं, अगर इनकम कम है तो टैक्स कम लगा रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा, कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। और यहाँ डायरेक्ट टैक्स में ये कर पाना पॉसिबल है, क्योंकि हमने अलग अलग स्लैब बना दी। अगर इतनी इनकम से इतनी इनकम तक है तो 10% टैक्स, अगर इतनी इनकम से इतनी इनकम तक है तो 20%, इतनी इनकम से ज़्यादा है तो 30%। तो मतलब जिसकी ज़्यादा इनकम उस पर ज़्यादा टैक्स, जिसकी कम इनकम उस पर कम टैक्स। दिस इज द नोन एज कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। और कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अगर डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे तो इक्वलिटी हम यहाँ पर मेंटेन करके रख सकते हैं। दूसरा मुद्दा है फ्लेक्सिबिलिटी, भी यहाँ पर मेंटेन रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर कुछ चेंजेस भी पॉसिबल होते हैं। जब भी हमें कंडीशंस के अकॉर्डिंगली लगता है तो हम टैक्स को प्लस माइनस यहाँ कर सकते हैं। दूसरा ये सर्टेन होता है, फिक्स रहता है इन जनरली, तो ये भी कहीं ना कहीं मेरिट्स है, जिससे जब सर्टेन रहता है तो जो बिजनेसमैन होते हैं, जो वर्क करने वाले पर्सन होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, उनको मालूम होता है कितना टैक्सेशन लग रहा है। तो इसका अमाउंट जो होता है, क्वांटम होता है, वो सर्टेन रहता है कि इनकम कमाएंगे इतना अप्रोक्सीमेटली आपको टैक्स देना पड़ेगा। रिड्यूस इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी को कम करने का प्रयास करता है, रिड्यूस करने का प्रयास करता है। क्योंकि रिड्यूस इनइक्वलिटी इन सेंस में बात करूं तो एक पर्सन बहुत ज़्यादा कमा रहा है और दूसरा पर्सन बहुत कम कमा रहा है, तो जो पर्सन ज़्यादा कमा रहा है उससे हमने टैक्सेस लिया और उस पैसे को कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर एंड गरीबों में पैसे को खर्च कर रहे हैं। तो दैट मीन्स मोर और लेस सारी की सारी सर्विसेज हर एक पर्सन को इक्वल मिल पा रही हैं। जैसे कि जो पैसे कमा रहा है उसका तो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, और जो नहीं कमा रहा है वो बीमारी में तड़प तड़प के मर रहा है। यस या नो? तो अगर हम देखें तो एक तरीके से इनइक्वलिटी हो गई बिटवीन द, मतलब एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, दूसरा भी ह्यूमन बीइंग है, लेकिन जब गवर्नमेंट टैक्स लेती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल चालू कर देती है तो ट्रीटमेंट जिसके पास पैसा है उसका भी हो रहा है और जिसके पास पैसा नहीं है उसका भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स के टाइम पर ट्रीटमेंट हो रहा है। तो एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स लगाने का कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट हो जाता है कि जो ज़्यादा कमाए उससे टैक्स लो और दूसरों को की भी क्या करो, आप मदद करो। तो रिड्यूस इनइक्वलिटी यहाँ पर इन सेंस में हमने लिया हुआ है। गुड इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। अब मैं आपको ये एक इन्फ्लेशन का एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि जब तक मैं ये एग्जांपल नहीं दूंगा तब तक ये पॉइंट आपको, ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगी मैंने क्या बोला, क्योंकि जो मैं बोला वो आपको समझ में आना चाहिए उसी सेंस में जिस सेंस में मैं समझाना चाह रहा हूं। अदरवाइज हम कई बार अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने कोविड के टाइम पे बड़ा महाभारत देखा होगा,
रामायण भी देखी होगी, क्योंकि टाइम फोड़ने के लिए यही हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट था, टेलीविज़न। और वैसे हम कभी देखते ना देखते, लेकिन अभी जरूर देख लिया होगा। तो उसमें एक घटना हुई थी कि वही एक उन्होंने हाथी को मार दिया था, उसका नाम था अश्वत्थामा। ये से नो। और युधिष्ठिर नाम था उनका, युधिष्ठिर से बुलवाया था कि अश्वत्थामा मारा गया, और लास्ट में बोल दिया था हाथी। तो द्रोणाचार्य जी थे, उन्होंने उनको लगा कि उनका लड़का जो है खत्म हो गया। और वही एक टेक्निक थी कि वो थोड़ी देर के लिए उसमें डिस्टर्ब हुए और उनका उसी टाइम पर क्या कर दिया गया, वध कर दिया गया। मतलब शुद्ध हिंदी वर्ड देखो, देखने से ना शुद्ध हिंदी वर्ड भी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाते हैं। मार दिया गया नॉर्मल हम बोलते हैं, वध कर दिया गया तो एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही महाभारत का पात्र हूं। तो मेन मुद्दे की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कई बार कोई वर्ड मैं अगर बोलता हूं तो उसी सेंस में समझ में भी आना चाहिए। तो मैं यहां बात कर रहा हूं गुड इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम पर अगर हम बात करते हैं कि कैसे ये इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक हथियार के तौर पर यूज होता है टैक्सेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि महंगाई बढ़ना, और जब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब तब बिजनेस बूम पर जाते हैं। पहली बात ध्यान से सुनना, एक आम पब्लिक और एक जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है उनकी पॉकेट पर तो इंपैक्ट पड़ता है, उनकी कंडीशन तो खराब होती है। लेकिन जो पैसे वाला है ना, जो ज्यादा अर्निंग कर रहा है, वो उसकी अर्निंग बड़ी स्पीड से बढ़ती है जब जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है। अब उनकी पॉकेट में ज्यादा पैसा जाता है, बिजनेसमैन की पॉकेट में ज्यादा पैसा जाएगा। तो बिजनेसमैन की पॉकेट में ज्यादा पैसा जाएगा तो वो उसे फर्दर खर्च भी ज्यादा करेगा और फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा। यस या नो? और जब पैसा हमारे पास आए और ज्यादा खर्च हो तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा या कम होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी दूंगा कि पैसा पॉकेट में होने से ज्यादा इन्फ्लेशन क्यों होता है। मेरे को सारे के सारे लाइव क्लास वाले बच्चे भी और जितने भी फेस टू फेस क्लास वाले बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल है, मैं ऐसा एग्जाम्पल लेते रहता हूं। ये मेरे हाथ में जादुई पेन है बेटा, जादुई पेन दिख रहा होगा आपको। ये मेरे हाथ में एक जादुई पेन है, और ये जो पेन है इतना जादुई है कि मैं जिस भी बच्चे को मैं इसे हैंड ओवर करूं एग्जामिनेशन के दौरान बेटा ये जादुई पेन आपने बस नोटबुक पर रखना होता है, आपका हाथ ऑटोमेटिकली चलना चालू हो जाता है, और जो उसका बेस्ट सॉल्यूशन हो वो आप कहीं ना कहीं दे सकते हैं। इस पेन से सीएस का एग्जाम दो, सीए का दो, या सीएमए का दो, या आईएएस का एग्जाम देना, जहां भी इस पेन को लेके जाओगे टीचर देखता रह जाएगा, आपकी कॉपी पर आपका हाथ सही चलेगा और सही 100% टिक करोगे। ऐसा जादुई पेन है। थोड़ी देर के लिए एज्यूम करके चलें, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसे एज्यूम करना, एक्स्ट्रा एज्यूम मत करना, कि आपकी पॉकेट में मात्र 1-1 लाख रुपए, सबकी पॉकेट में मात्र 1-1 लाख रुपए, या छोड़ो 1 लाख रुपए का भी एग्जाम्पल नहीं देते, 10-10 रुपए, इससे ज्यादा पैसे ना आ सकते हैं, न है, न कहीं से जुगाड़ कर सकते हो, न कहीं लोन ले सकते हो। मैं इस पेन को सेल करना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बच्चों ये पेन 10,000 में मिलेगा, कौन खरीदार है इसका? जल्दी से बताओ, कोई खरीदने वाला है आप में से? मन कर रहा है खरीदने का? लालच आ रहा है, एल्पेलेबल लालच आ लप लप, ये से लालच तो आ रहा है, पर करें क्या सर? पॉकेट में बार बार हाथ डाल रहे हैं तो 10 रुपए निकल के आ रहे हैं, 10,000 नहीं निकल रहे हैं। 10,000 होते तो मैं पक्का पक्का खरीदता, जैसे मोडी शोरूम के, बीएमडब्ल्यू शोरूम के बाहर से निकले, पोर्से के बाहर से निकले, बड़ी बड़ी कारें जब देखते हैं अच्छी से मन करता है खरीद लें अभी, बट पॉकेट में हाथ डालते तो पैसे नहीं मिलते उतने, तो बोलते हैं फिर देखेंगे, अभी तो हम जा रहे हैं, दिमाग खराब हो गया, लेकिन फिर जरूर देखेंगे, इसी कार को देखेंगे। तो मेन थिंग इज दैट कि 10 रुपए आपकी पॉकेट में, आप खरीदना चाह रहे हो। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, खरीदना चाह रहे हो ना? आंसर तो कर दिया करो, कमेंट बॉक्स में आंसर किया करो, जब आप आंसर करते हो अच्छे लगते हो। खरीदना चाह रहे हैं ये बच्चे, ये भी कह रहे हैं हाँ सर खरीदना तो चाह रहे हैं, बस पैसे तो 10 रुपए, कैसे खरीदें? मैं अब कह रहा हूं, अब आपकी पॉकेट में 1-1 करोड़ रुपए रखें, ये एज्यूम कर लो। मैं इस पेन को 10,000 रुपए में सेल कर रहा हूं, मैं इस पेन को 10,000 रुपए में सेल कर रहा हूं, बताओ खरीदोगे? कौन खरीदेगा? बोली लगाना स्टार्ट करो बच्चों। 10,000 रुपए मैंने प्राइमरी बेसिक प्राइस रखा, जो सबसे ज्यादा प्राइस कोट करेगा ये पेन उसी का। बच्चे ने डायरेक्टली कहानी खत्म कर दी कि सर मेरे पास 1 करोड़ रुपए सारे के सारे ले लो, क्योंकि ये पेन तो ऐसा पेन है, ये पेन तो ऐसा पेन है कि मैं इससे कुछ भी कर सकता हूं। मैंने ये भी बोला ये पेन ऐसा है कि अगर सोने के बिस्किट बना दो, वो सोने के बिस्किट सकलक बुम बुम की तरह सोने के बिस्किट बाहर आ जाते, वो अभी खरीदूंगा, जितना मर्जी गोल्ड ज्वेलरी बना बना के सेल कर दूंगा। यस या नो? 1 करोड़ रुपए अगर आपकी पॉकेट में है तो एक बच्चे ने सीधी कहानी खत्म कर दी कि सर 1 करोड़ में खरीद लूंगा। लेकिन ये बच्चा जब चुप बैठा था, जब इसकी पॉकेट में 10 रुपए थे। यस या नो? तो मेन थिंग इज दैट जब हमारी पॉकेट में पैसा होता है
तो हम खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, और जिस गुड्स की वैल्यू कम भी होगी वो गुड्स भी ज्यादा वैल्यू में चला जाता है। यानी कि झगड़ा यहां से स्टार्ट होता है, एक बोलता मैं 20 का खरीदूंगा, दूसरा बोलता नहीं मैं 30 का ही खरीद लूंगा, चौथा बोलता मैं 50 का खरीद लूंगा, फिर छठवां बोलता मैं 1 लाख का, दूसरा बोलता चलो 50 लाख, वो बोलता नहीं 55, बोलता 60 लाख 70 लाख, फाइनली जितनी पॉकेट में थे ना सारे निकल के बाहर आ जाते। यानी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू महंगी तब होती है जब हमारी पॉकेट में पैसे हो, ज्यादा हो, और पैसे नहीं है तो फिर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू खत्म है। दैट मीन्स आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे, पुराने टाइम पे बोलते होंगे हमारे जमाने में 1 रुपए में हम इतना खरीद के ले आते थे। समस्या वाली बात यह है कि आपके जमाने में इन्फ्लेशन कम था, आपके जमाने में पैसे होते नहीं थे कि इतने ही है, देना हो तो दो, तो सस्ते में सेल होता था। जैसे जैसे ये करेंसी प्रिंट होती है ना, जैसे जैसे करेंसी प्रिंट होती है वैसे वैसे पॉकेट में पैसा ज्यादा आता है, वैसे वैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है। आरबीआई चाहे तो मशीन ही तो है, नोट छपवा दे, क्या दिक्कत है भाई। मोदी जी कहते हैं आरबीआई से कि छाप दो नोट अच्छे खासे, डेली डिमोनेटाइजेशन में तो छापे ना, उसी स्पीड से प्रिंट करते रहो, क्या दिक्कत है, पब्लिक को बांटते रहो पैसे। अब समस्या क्या कि पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो कहानी ये हो जाएगी कि नोट की गठरी सिर पर रख करके लेके जाओगे और बदले में थैली में सब्जी लेके आओगे। ऐसा करना चाहते हो और जो सब्जी वाला होगा वो सुबह सब्जियां टोकरी में लेके आएगा और शाम को नोटों का ट्रक भर के लेके जाएगा। मतलब नोट्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा अगर नोट्स की प्रिंटिंग ज्यादा हो गई। मेन थिंग इज दैट कि अगर करेंसी ज्यादा होती है तो गुड्स एंड सर्विसेज तो उतने ही रहते हैं ना, उनकी वैल्यू फिर अकॉर्डिंगली बढ़ना चालू हो जाती है। तो जब जब इन्होंने बोला कि जब कंट्री में कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उस दौरान होता है कि पब्लिक की पॉकेट से पैसे निकालो। और पब्लिक की पॉकेट से पैसे निकालने का तरीका क्या है कि उन पर टैक्स ज्यादा इंपोज कर दो, और टैक्स उन पर ज्यादा इंपोज करो जिनकी पॉकेट में पैसा ज्यादा है। तो ऐसा तो डायरेक्ट टैक्स में ही पॉसिबल है ना, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में तो हर किसी पर्सन को खाना खाना होता है, हर किसी पर्सन को एसेंशियल सामान खरीदने होते हैं। अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगाए तो सबकी पॉकेट से पैसा निकलेगा, लेकिन हम किसकी पॉकेट से पैसा निकालना चाहते हैं? जिसके पास ज्यादा पैसा है, उसकी पॉकेट से पैसा निकालने के लिए टूल कौन सा यूज करना पड़ेगा? डायरेक्ट टैक्स वाला। तो गुड इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के केस में ये गुड इंस्ट्रूमेंट का काम करेगा। तो चलो बच्चों, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स में जब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब जब महंगाई बढ़ती है, महंगाई कब बढ़ती है? पॉकेट में पैसा ज्यादा आता है, और उस दौरान कहीं ना कहीं जब पैसा ज्यादा आता है तो उसको कम करने का तरीका होता है कि डायरेक्ट टैक्स लगाओ और उन पर्सन्स पे लगाओ जिनकी पॉकेट में पैसा ज्यादा है, तो वो अकॉर्डिंगली कम खर्च करेंगे, इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल होगा। तो गौरव, आई थिंक सारे सिनेरियो को सुनने के बाद आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा आपका डाउट, जो आपका हो सकता है आप इस डाउट्स के तौर पर कोई पॉइंट रख रहे हो या फिर आप डाउट पूछ रहे हो, तो अभी आपका आई थिंक ये सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला, डायरेक्ट टैक्स सिंपल भी है, सिंप्लिसिटी भी यहाँ पर मेंटेन होती है, अगर इतनी इनकम है तो इतना टैक्स दे दो, यस या नो। इनडायरेक्ट टैक्सेस की थोड़ी सी हम बात करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू पे टैक्स लगेगा, इस वाले गुड्स पे इतना लगेगा, उस वाले गुड्स पे उतना लगेगा। तो थोड़ा सा वहां पर जो सेल्स पर्सन होते हैं, चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें तो सिंप्लिसिटी भी डायरेक्ट टैक्स में हमारी मेंटेन रहती है। और अगले मुद्दे की अगर हम बात करें, डीमेरिट्स ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन के कुछ डीमेरिट्स होते हैं, जैसे इवेजन ऑफ टैक्सेस, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, खुद से असेस करो, अपनी इनकम आइडेंटिफाई करो, जमा कराओ, तो लोग वह क्या करते हैं, अपनी इनकम को छुपाने का प्रयास करते हैं। इनकम को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इनकम पर टैक्स इवेजन करने का काम करते हैं। टैक्स की चोरी डायरेक्ट टैक्स में हमारा बेसिकली ज्यादा देखने को मिल जाती है। अनइकोनॉमिकली इन सम केसेस, कुछ केसेस में ये बहुत अनइकोनॉमिकली हो जाता है, मतलब टैक्स का अमाउंट जो है कोई बनता ही नहीं है, लेकिन स्टिल पर्सन क्या कर रहा है, रिटर्न फाइल कर रहा है। तो अनइकोनॉमिकली इन सम केसेस, कुछ केसेस में ये अनइकोनॉमिकली होता है। अनपॉपुलर इन सम कंट्रीज, जो कंट्रीज ऐसे कंट्रीज होते हैं जो पुअर कंट्रीज होते हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होता। दैट मीन्स पुअर कंट्रीज की बात करेंगे तो वो सारे के सारे पर्सन गरीब ही हैं, तो उन पर इनकी इनकम ही खत्म है एक तरीके से, तो उनसे क्या टैक्स लिया जाए। तो वहां पर डायरेक्ट टैक्स ज्यादा पॉपुलर नहीं होता, क्योंकि आप बोलोगे इनकम बताओ, आपकी इनकम में टैक्स दो, पर्सन क्या बोलेंगे, इनकम है ही नहीं, कहां से तुम्हें टैक्स दें, यस या नो। भाई जिसके पास, जो रिचेस्ट पर्सन है, जिसके पास बहुत पैसा है, उसके यहां तो रेट डालोगे, और गरीब पर्सन होगा उसके यहां रेट डाल के करोगे क्या?
गरीब पर्सन के यहाँ इनकम टैक्स अथॉरिटी पहुंचे भी तो वो क्या बोलेंगे, घर में चावल भी नहीं है, आटा भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तुम लेने की बजाय कुछ दे जाओ। यस या नो? तो मेन थिंग इज दैट कि जो पुअर कंट्रीज होते हैं उनमें उतना ज्यादा ये पॉपुलर नहीं होता। वहां क्या है कि वहां इनडायरेक्ट टैक्स लगा सकते हो। कैसे कि कोई सामान खरीदोगे तो खरीदने पर कुछ छोटा मोटा अमाउंट टैक्स देना पड़ेगा, तो वो जो पैसे कहीं ना कहीं चोरी छुपे रख रखे होंगे उनको खर्च करने जब पर्सन जाएगा थोड़ा बहुत टैक्स तब मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट टैक्स उस दौरान उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं होता। तो ये दो पॉइंट आपके कनेक्टेड पॉइंट है। अनपॉपुलर इन सम कंट्रीज मतलब वो कौन से कंट्रीज होते हैं, नॉट सुटेबल टू पुअर कंट्रीज। पुअर कंट्रीज में इसलिए ये पॉपुलर नहीं हो पाता है। लिटिल इंसेंटिव टू वर्क, डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो यहां पर कोई वर्क के लिए उतना ज्यादा इंसेंटिव नहीं होता। मान के चलो डायरेक्ट टैक्स अगर आपने कुछ कम भी कर दिया तो हाँ मोटिवेशन मिलता है, लेकिन उतना नहीं मोटिवेशन मिलता है कि बस अब तो टैक्स कम हो गया, अब तो दिन की बजाय रात में भी बिजनेस करेंगे। यस या नो? ऐसा नहीं है कि काम करने के लिए इंसेंटिव तो है, जब गवर्नमेंट टैक्स में छूट देती है तो उस एरिया में काम तो होते हैं, लेकिन इतना नहीं कि फिर उस एरिया में दिन रात और इतना ज्यादा मोटिवेशन हो गया अब तो काम ही काम करते रहेंगे। तो छोटा मोटा इंसेंटिव रहता है, लिटिल इंसेंटिव टू वर्क, और आर्बिट्रेरी इन सम केसेस। बट कुछ केसेस में आर्बिट्रेरी भी होता है, दैट मीन्स वहां पर टैक्स लाइबिलिटी वहां पर अकॉर्डिंगली चेंज कर दी जाती है। टैक्स लाइबिलिटी टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग ना चल करके कुछ आर्बिट्रेरी यानी कि असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि आपको कितना टैक्स पे करना है। जब कुछ टैक्स लॉज जब हम पढ़ेंगे कंप्लीटली टैक्स लॉज तो वहां पर कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां पर क्या होता है कि आप बोल रहे हो कि मेरा टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंगली इतना टैक्स लाइबिलिटी बनना चाहिए, आप कुछ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, लेकिन असेसिंग ऑफिसर बोल रहे हैं कि नहीं आपका ट्रांजेक्शन जेन्युइन नहीं है और इस केस में आपने इतना अमाउंट अर्न किया होगा। तो वहां पर वो कुछ ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड मैंने बोला है, लेकिन आप ये समझो कि कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाते हैं जिनके अकॉर्डिंगली वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं कि आपने कितना टैक्स पे करना है। तो आर्बिट्रेरी मतलब दूसरा अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहा है। जैसे कई बार क्या होता है, आपने टैक्सेशन से रिलेटेड अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज को कोऑपरेट नहीं किया तो इनकम टैक्स अथॉरिटी आपकी इनकम को खुद से ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपकी इतनी इनकम रही है, और फाइनली फिर उस पर आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो सम केसेस में ये आर्बिट्रेरी भी हो जाता है, ये एक इसका डीमेरिट्स हमारा बन जाता है। तो मैंने बच्चों यहां पर आपसे बात करा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टैक्सेशन। दैट मीन्स जब जब हम टैक्सेशन सिस्टम की बात करेंगे, डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम की बात करेंगे, तो इसके क्या मेरिट्स रहेंगे और क्या डीमेरिट्स रहेंगे। इनकम टैक्स की क्लास को बेटा मैं अभी यहीं पर होल्ड करता हूं, बाकी नेक्स्ट इससे अगले वाले सेशन, इससे अगले वाले एस्पेक्ट हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी 15 मिनट के ब्रेक के बाद। चलिए अभी के लिए आप सारे बच्चों को बाय बाय। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो जल्दी से स्क्रीन पर टाइप करें, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो जल्दी से स्क्रीन पर टाइप करें, आपके डाउट्स मैं यहां पर ले लेता हूं, हालांकि बीच बीच में डिस्कस करते रहते हैं। मोस्टली मेरिट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और बताइए बेटा किसी का कोई डाउट्स। चलिए कौन सा वाला पॉइंट बताना है? बच्चे ने बोला डायरेक्ट टैक्स का जो सर्टेन वाला पॉइंट होता है, डायरेक्ट टैक्स का जो क्वांटम होता है ना, वो पॉइंट जो होता है वो कहीं ना कहीं सर्टेन होता है। दैट मीन्स यहाँ पर हम डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे तो एक फिक्स पोर्शन से ही लगाते हैं। हमको मालूम है अगर हम इतनी इनकम कमाएंगे तो पहले से ही टैक्स प्रोविजन फिक्स रहते हैं कि 10% टैक्स लगेगा इतनी इनकम तक, 20% टैक्स लगेगा इतनी इनकम तक। तो इसमें सर्टेनिटी का कंसेप्ट होता है। दूसरा एक बच्चे ने डाउट पूछा है सर आर्बिट्रेरी का मीनिंग बता। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि वो कोई फिक्स नहीं है, चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, चॉइस के ऊपर डिपेंड। एक एग्जांपल के तौर पर जैसे मान के चलो मेरे पास कोई हेल्प के लिए कोई बाहर किसी मतलब कहीं सोशल कुछ एक्टिविस्ट आते हैं, सोशल पर्सन आते हैं जो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, मेरे से बोलते हैं कुछ डोनेट करिए आप, तो वो मेरी चॉइस रहेगी कि मैं कितना अमाउंट डोनेट करता हूँ। 1 लाख भी डोनेट कर सकता हूँ, 10,000 भी कर सकता हूँ, 5,000 भी कर सकता हूँ, 10 का नोट भी दे सकता हूँ। तो वो आर्बिट्रेरी है। तो सेम वे टैक्सेशन अथॉरिटी कुछ केसेस में आर्बिट्रेरी हो जाते हैं जहां पर वो टैक्स लाइबिलिटी अपने अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं। जो नॉर्म्स हैं वो कई बार वहां पर आपके नॉर्मल नॉर्म्स अकॉर्डिंगली फॉलो नहीं होते। तो आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि वहां पर असेसिंग ऑफिसर अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन ले रहा है, टैक्स अथॉरिटीज अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा नोटिंग करवा देना सर ये डाउट है, ठीक है बेटा डन। और इसके अलावा और किसी को कोई डाउट? ठीक है, आई थिंक सबके डाउट रिजॉल्व हो गए बेटा। अभी कोई और किसी को फर्दर कोई डाउट नहीं, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आप सभी को बाय बाय। चलिए।